जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। आप सभी का स्वागत है झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग जनरल साइंस के पार्ट 3 को। इससे पहले हम लोग जो वो 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, यानी 2 क्लास ऑलरेडी इसका हो चुका है। डेली क्विज ये आपका 20 क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होता है, तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे इस चैनल को। पहला सवाल है कि जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है। तो जीवाणुओं की आकृति छड़ रूपी भी होती है, गोल भी होती है, सर्पिल भी होती है। ये उपयुक्त इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी किस्म की आकृति होता है जीवाणुओं की। अगला सवाल है कि वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनमें से किसमें वास्तविक केंद्रक जो वो अनुपस्थित रहता है। तो बता दें कि जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी उसमें केंद्रक नहीं होता है जीवाणुओं में। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में जो वो मुख्य रूप में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फली, या जिसको हम बीन्स कहते हैं। बीन्स में जो वो नाइट्रोजन यौगिकीकरण का फसल में जो वो सहायक होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध जो होता है वो खट्टा होता है। अगला सवाल है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो वो विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है, तो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला सवाल है कि चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो चावल की फसल में जैव उर्वरक का जो कार्य करता है वो नील हरित शैवाल है, जिसको नीला हरित शैवाल भी कहते हैं, है ना। नील हरित शैवाल इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वृक्षों की छालों, जिसको हम बार्क्स कहते हैं, उस पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर जो कवक उगते हैं, जो फंगस होते हैं, उसको क्या कहा जाता है जी। तो उसे कहा जाता है कॉर्टिकोल्स। क्या कहा जाता है, उसे कॉर्टिकोल्स कहा जाता है ना। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है। तो एथलीट फूट जो कवक के कारण से ये उत्पन्न होने वाला बीमारी होता है। तो एक होता है फूट एंड माउथ, एक होता है फूट एंड माउथ, है ना। ये आपको याद रखने हैं। ये होता है वो जीवाणुओं के कारण से होता है, फूट एंड माउथ। जबकि एथलीट फूट की अगर बात करें तो यह कवकों के कारण से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइकस। साइकस जो वो एक जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। तो हल्दी का खाने योग्य जो भाग होता है उसको कहा जाता है प्रकंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल है कि ऑर्निथोफिली परागन होता है। तो ऑर्निथोफिली आपको पता है कि ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो पक्षियों का अध्ययन जो कहलाता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह से भी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। पक्षियों से जो होने वाला परागन होता है उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है ना। जबकि चमगादड़ से होने वाले जो परागन होते हैं उसको चिरेप्ट्रोफिली कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर कीटों से होता है तो एंटोमोफिली कहा जाता है। तो ये सभी नाम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू के पत्तियों में आप सभी को पता है कि एक विषैला पदार्थ होता है जिसको निकोटीन कहा जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। सवाल है कि क्लोरोफिल यानी हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस का एब्जॉर्ब करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, है ना। उसको वो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस तो आप सभी को पता है। आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा वर्ड से आपको परिचित होना होगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम प्रथम स्थिर यौगिक जो होता है वो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, या फास्फोग्लिसरिक एसिड कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की लंबाई के लिए कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तो तीनों की उपयोगिता होती है, जबकि सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है पौधों की लंबाई के लिए। तो याद रखिएगा, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। सवाल है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स की अगर बात करें तो यह
मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ये चर्चित चल रहा है ना। हाइड्रोपोनिक्स आपको याद रखने हैं। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि को हाइड्रोपोनिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या है। तो अमीबा का प्रचलन अंग को कहा जाता है कूटपाद। और आप यहाँ पे इन जो ये अमीबा का पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये कूटपाद जो वो कहलाता है अमीबा के, है ना। यहाँ पे आप पिक्चर से आप समझ सकते हैं। आज का आखिरी सवाल है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है, आप इसका आंसर जो वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।